Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about crafts and industries. That is history chapter number 5. We learned from the previous class the social life or social conditions during the British period, then the colonialism and tribal societies, and now we are going to discuss about crafts and industries. देखो ब्रिटिश टाइमिंग पीरियड में क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ का कौन कौन सा प्रोग्रामिनेशन क्या क्या था वो जगह इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स में इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एंड इट्स इफेक्ट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है, एंड देन उसका इफेक्ट क्या क्या है किसका, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। देन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसका जगह बताया गया है, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या क्या था इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, राइट। देन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के स्टडी, द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है, बिफोर द ब्रिटिश कम टू अवर कंट्री ए नंबर ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड इन इंडिया। जिस टाइमिंग में ब्रिटिश इंडिया में इन किया था, एंटर किया था, उस टाइमिंग उससे पहले इंडिया में क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, पर्टिकुलरली किसी ही कुछ जगह में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इंडिया वॉज नॉट ओनली रिनोवेट फॉर इट्स स्पाइसेस बट वॉज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। इंडिया कौन सा बेसिस में फेमस था, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इंडिया का कौन सा परसेप्शन में हो रहा था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और सिल्क, कॉटन और सिल्क का बेसिस में। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा था और फॉरेन कंट्रीज में यूरोप में सिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा था। सिल्क जो है वो केमिकल मतलब एक्चुअली आर्टिफिशियल टाइप का एक एलिमेंट्स है, इसलिए वो उसका प्राइस जो है उतना यूरोपियन मार्केट में सबसे ज़्यादा था, बट इंडिया में उससे भी बेटर क्वालिटी का था कॉटन। ए नंबर ऑफ टाउन developed a specialized center of crafts production and a variety of high quality goods were produced। देखो इंडिया में पर्टिकुलरली कुछ टाउन का सिलेक्शन किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जहाँ पर क्राफ्ट्स प्रोडक्शन किया जा रहा था और वेराइटी टाइप ऑफ गुड्स उसको प्रोडक्शन के लिए पर्टिकुलरली कुछ सिटीज़ को, कुछ टाउनशिप एरिया को सिलेक्शन किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। However, change with the coming of the British India. All these however change, सब कुछ चेंज हो गया था, हर जगह में चेंजेबिलिटी देखा गया था ब्रिटिश टाइमिंग पीरियड में, जिस टाइमिंग में ब्रिटिश इंडिया में एंटर किया था। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट हाउ द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द अदर यूरोपियन पावर्स। ब्रिटिश तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो किस तरह से ब्रिटिश जो है वो अदर्स यूरोपियन पावर्स से, अलग अलग जो यूरोपियन पावर्स है उससे उसका डिफरेंसेस क्या है, ब्रिटिश का वो कैसे ज़्यादा पावरफुल है अदर्स यूरोपियन पावर का तुलना में। क्लियर। केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जो इंडिया में इन किया था, इंडिया में एंटर किया था कौन, ब्रिटिश। किस पर्पस इंडिया में एंटर किया था, ट्रेडिंग पर्पस। मीन्स इंडिया में आके उसका मेन इंडिया में आने का परसेप्शन क्या था, जिस टाइमिंग में फारूकसियत था इंडिया का एक किंग, ब्रिटिश का इंडिया में आने का मेन प्रोग्राम क्या था, पर्पस क्या था, ट्रेडिंग पर्पस। इंडिया में ट्रेड का डेवलपमेंट करना, सेलिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मनी को कलेक्शन करना, ब्रिटेन ले जाना और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करने का मेन प्रोग्रामिनेशन यही था। They set up trading posts and factories
ब्रिटिश जो है वो क्या सेटिंग किया था, ट्रेडिंग पोर्ट जो है, ट्रेडिंग पोर्ट और ट्रेडिंग फैक्ट्रीज जितना सारा है उसका सेटअप किया था, उसका एस्टेब्लिश किया था। दे बॉट गुड इन इंडिया एंड सोल्ड देम एट हाई प्राइस इन यूरोप। वो इंडिया का गुड्स को, इंडिया का सामान को ले जा रहा था कहाँ पर, यूरोप में, और उसका यूरोप का जो मार्केट है वहाँ पर हाई प्राइस से उसका सेलिंग किया जाता था। जितना सारा इंडियन सामान है, इंडियन एलिमेंट्स है, ग्रोसरी से, उसको यूरोप ले जा रहा था और वहाँ पर उसका हाई प्राइस से सेलिंग किया जाता था। यही था मेन परसेप्शन। दे बॉट गुड्स इन इंडिया एंड सोल्ड देम एट हाई प्राइस इन यूरोप। इंडिया का जितना सारा गुड्स है उसको ज़्यादा प्राइस में यूरोप का मार्केट में सेल किया जाता था। आफ्टर द बैटल ऑफ पोलासी का टाइमिंग पीरियड में एंड बॉक्सर टाइमिंग पीरियड में द ब्रिटिश गेन पॉलिटिकल कंट्रोल। ब्रिटिश जो है वो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। पॉलिटिकल परसेप्शन का मेन लीडर कौन हो गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द बैटल ऑफ बॉक्सर गेव देम द देवानी राइट ऑफ बंगाल। बॉक्सर का जो बैटल हुआ था उस टाइमिंग में क्या हुआ था, इंडिया में ब्रिटिश जो है वो देवानी राइट, देवानी एक पार्टिकुलरली फॉर्मैन है जिसका जो पावर है, जिसका एनर्जी है वो ले लिया था। कौन ले लिया था, ब्रिटिश ले लिया था, देवानी फॉर्मैन का। आफ्टर द बैटल ऑफ पोलासी एंड बॉक्सर, ठीक, द बैटल ऑफ बॉक्सर गेव देम द देवानी राइट ऑफ बंगाल। बॉक्सर का जो वार हुआ था उस टाइम में वो इंडिया जो देवानी लाभ मिल गया। देवानी क्या होता है, विदाउट टैक्स में बिजनेस करना, विदाउट टैक्स में किसी भी जगह का कैप्चर करना, किसी भी जगह का ऑल जो फ्रीडम है, ऑल परसेप्शन है, उसको लीडिंग करना। बिहार, देन उसके बाद देवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तीनों जगह में उसका देवानी, बैटल ऑफ बॉक्सर का बाद तीनों जगह में उसका देवानी मिल गया था। कौन कौन से जगह में, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। आफ्टर दिस दे स्टॉप इंपोर्टिंग gold and silver from England to buy goods in India and use the revenue collected from the Bengal region to finance their trade। एक टारगेट बना लिया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का मेन परसेप्शन में जगह में रेवेन्यू कलेक्शन का बहुत सारा प्रोसीड्यूर जो है वो स्टार्ट कर दिया था। उस जगह का टैक्स कलेक्शन कर रहा था, उस जगह का जितना सारा बिजनेस परसेप्शन है उसको धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। कौन कर रहा था, ब्रिटिश। विदाउट टैक्स में उस जगह को कैप्चर करना, उस जगह को टोटली मतलब उस जगह का ऊपर लीडिंग करना, उस जगह के ऊपर जिसको हुकूमियत बोला जाता है वो चलाना, उसका मेन परसेप्शन हो गया था किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आफ्टर दिस they stopped importing gold and silver from England to buy goods in India and used for the revenue collected from the Bengal region to finance their trade। इंडिया से जितना सारा गोल्ड है, सिल्वर है, उसको इंग्लैंड ले जा रहा था। इंग्लैंड का गुड को इंडिया में ला के बिजनेस कर रहा था, बेच रहा था। सिल्क को, जिसका क्वालिटी बहुत ही बैड है, और इंडिया का कॉटन को, गोल्ड को, सिल्वर को, वो बहुत दिन तक, टोटल 200 ईयर्स तक इंग्लैंड को लेके इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट कर दिया। दिस मनी वॉज ऑल्सो यूज फॉर द वेरियस अदर्स इन्वेस्टमेंट। ये जो मनी है वो जितना सारा अलग अलग इन्वेस्टमेंट है परसेप्शन में उसको यूज़ किया जाता था। इंडियन गुड्स विच दस बिलोंग बीइंग सेंट टू द इंग्लैंड एट वर्चुअली नो कॉस्ट। इंडिया का जितना सारा गुड्स वो मतलब इंग्लैंड ले जा रहा था, उसका लिए उसको कुछ भी कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा था, कुछ भी टैक्स नहीं देना नहीं पड़ रहा था। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कैप्चर कर लिया कौन, ब्रिटिशर्स। इस जगह से ये जगह क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखो, द ब्रिटिश ब्रॉट गुड्स फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्टेड देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप टिल द एंड ऑफ द 18th century, thereby gaining a huge profit from this trade। जितना सारा गुड्स है उसको इंग्लैंड में ले जा रहा था, इस कारण से उसका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम में भी प्रॉफिटेबिलिटी मिला। किसको, इंग्लैंड को, ब्रिटिश को।
विद द एवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसी कारण से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। इंडिया का सारे सामान को इंग्लैंड ले जाना, इसलिए इंग्लैंड में जब अवेलेबिलिटी आ गया सामान का, एलिमेंट्स का, उस टाइमिंग में इंडस्ट्रियल परसेप्शन का डेवलपमेंट किया गया। इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा। इसी तरह से इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। द ब्रिटिश बिगैन टू सी इंडिया एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड ए मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इंडियन मार्केट में ब्रिटिश का जितना सारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको सेल किया जाता था। दिस ग्रेटली अफेक्टेड द इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका लिए इंडिया का जो क्राफ्ट्स है, इंडस्ट्री का एक बहुत ही क्रिटिकली इफेक्टिवनेस फॉलो किया गया। देन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है और उसका इफेक्टिवनेस क्या है। देखो एक इंडस्ट्री का डायग्राम दिया गया है, फोटो फिगर नंबर 5.1 में। फिगर नंबर 5.1 में एक इंडस्ट्रियल फोटो दिया गया है, यहाँ पर डायग्राम, जिसमें इंडस्ट्री का परसेप्शन क्या वर्क हो रहा है उसका जगह बताया गया है, उसका प्रूफमेंट इसमें इसका थ्रू प्रेजेंट हो रहा है। So one important question is important here. What is industrial revolution? The industrial revolutions began in 18th century. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो किस टाइमिंग में हुआ था? 18th सेंचुरी में। इट वॉज ए ट्रांजिशन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स। ये एक ट्रांजिशन टाइमिंग है जिस टाइमिंग में हैंडमेड्स, हाथ का जो गुड्स है, हाथ में बनाने का गुड्स को किस में बनाया जाता था? मशीन मेड गुड, मशीन में बनाया जाता था। ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन। बहुत सारा गुड्स जो है, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स किससे प्रोड्यूस किया जाता था? मशीन का थ्रू। मशीन का थ्रू लार्ज नंबर ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता था। व्हिच वर ऑपरेटेड बाय वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, जिसको मतलब वर्कर्स जो है फैक्ट्रीज में उसको प्रोडक्शन किया जाता था। दिस गुड्स वेर सोल्ड एट मच चीपर प्राइस देन हैंडमेड गुड्स। इस गुड्स को मतलब हैंडमेड गुड्स भी नाम से जाना जाता था और इसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा था। ए लार्ज स्केल माइग्रेशन टुक प्लेस फ्रॉम विलेजेस टू द टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर दीज फैक्ट्रीज वेयर लोकेटेड। ए लार्ज स्केल माइग्रेशन, देखो बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में, लार्ज स्केल में पॉपुलेशन जो है, माइग्रेटेड पॉपुलेशन जिसको बोला जाता है, टू प्लेस फ्रॉम विलेज टू द टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर दीज फैक्ट्रीज वेयर लोकेटेड, जिसको विलेज एरिया से लेके टाउन्स एंड सिटीज़ एरिया में परसेप्शनली डेवलपमेंट किया गया है। दिस फैक्ट्रीज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये जितना सारा फैक्ट्रीज है ये क्या प्रोवाइड करता था? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, काम का जो वर्क का जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको फॉलो करता था, मतलब परसेप्शनली डिस्ट्रीब्यूट करता था इतना सारा फैक्ट्रीज। हाउएवर द फैक्ट्री वर्कर्स वेर पेड मर्ज वेजेस। फैक्ट्रीज में जितना सारा वर्कर्स था उसका पेमेंट भी मतलब फिक्स था। हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर एंड ऑफन लिव इन विज्ड, जिस जहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम का लिए वर्क करने पड़ता था, वर्क जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम का लिए वहाँ पर करना पड़ता था। वोमेन एंड चिल्ड्रेन वेर ऑल्सो एम्प्लॉयड टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। वोमेन और चिल्ड्रेन जो है वो लोग इस ये सब फैक्ट्रीज में काम करने का लिए एम्प्लॉय मतलब मिला था, सबको काम मिला था। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन कंट्रीज एंड देयर कॉलोनीज। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूरोप में जितना सारा कॉलोनीज था, ऑल एवर कॉलोनीज में। द कॉलोनीज हैड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड वेर ए मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कॉलोनीज जो है वो प्रोवाइड करता था, क्या प्रोवाइड करता था? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? किसी भी फैक्ट्री में ये मतलब एलिमेंट्स बनाने का लिए, प्रोडक्शन का लिए रॉ मटेरियल इज़ वेरी नेसेसिटी। इस वेरी नेसेसरी एलिमेंट्स, रॉ मटेरियल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है किसी भी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन का लिए, किसी भी फैक्ट्रीज में डेवलपमेंट के लिए।
हाउएवर द फैक्ट्री वर्कर्स वेर पेड, देखो यहाँ पर तो रॉ मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट जगह है। लोकल हैंडक्राफ्ट कुड नॉट कॉम्प्लीट विद दिस चीप मशीन मेड गुड्स। लोकल हैंडक्राफ्ट जो था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, उससे अच्छा तरीका से, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहा था मशीन मेड गुड था। इंडियन क्राफ्ट्स एंड हैंडक्राफ्ट्स ऑल्सो सफर्ड सेवरल बिकॉज ऑफ दिस। इस कारण से इंडिया का जो क्राफ्ट्स है, हैंडक्राफ्ट्स है, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पड़ गया था। द ब्रिटिश बिगेन टू द पॉलिसी ऑफ वन वे फ्री ट्रेड। ब्रिटिशर्स जो है वो स्टार्ट किया था एक पॉलिसी का नाम, जिसका नाम क्या है पॉलिसी का? वन वे फ्री ट्रेड। एक ही कारण से फ्री ट्रेड किया जा सकता है, विच मीन दैट द ब्रिटिश गुड्स कमिंग इन टू इंडिया डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्स while इंडियन एक्सपोर्ट ब्रिटेन टू पे हाई ड्यूटीज़। इंडिया में कुछ टैक्स नहीं देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और उस सारे एलिमेंट्स को ब्रिटेन ले जाके एक हाई प्राइस में सेलिंग किया जाता था। इसलिए ब्रिटेन इकोनॉमी, ब्रिटिश जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पर डेवलपमेंट फाउंड किया जा रहा था। द रॉयल फैमिलीज हु हैड अर्लियर प्रोवाइडेड patronage to Indian craftsmen and the artisans lost their power with the advent the East India Company। देखो जो रॉयल फैमिली से बिलोंग किया था, who had entered earlier provided patronage to the Indian craftsmen and artisans। इंडिया का जितना सारा क्राफ्ट्समैन है, आर्टिसंस है, सब लोग का पास उसका एक इम्पोर्टेंट सीरीज देखा गया है। देन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंडीशन कैसा था? बिफोर कमिंग अंडर द ब्रिटिश रूल, बिफोर इंडिया में ब्रिटिश रूल आने का पहले, इंडिया हैड बीन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सटाइल। इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बेसिस में। टेक्सटाइल मीन्स कॉटन बेसिस बोल सकते हो, कपड़ा का जो बोला जाता है, खादी से लेके ऑल एवर। इंडियन टेक्सटाइल वेर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी। इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो बहुत ही फेमस था। किस कारण से फेमस था? उसका जो फाइन क्वालिटी है, क्वालिटी क्वांटिटी के बेसिस में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ही फाइन था। एंड एक्सक्यूजेड क्राफ्ट्समैनशिप, बेंगल was one of the most important centers of textile production। बंगाल जो था एक मेन इंपॉर्टेंट सेंटर था किस परसेप्शन में? टेक्सटाइल का प्रोडक्शन का परसेप्शन में। ढाका इन ईस्टर्न बंगाल। ढाका जो है ईस्ट बंगाल का एक इंपॉर्टेंट जगह है। नाउ ढाका इन बांग्लादेश, अभी जो है वो बांग्लादेश में लोकेटेड है, क्योंकि कंट्रीज़ का जो मतलब नेशन, अलग अलग नेशन का परसेप्शन बन गया, इसलिए ढाका अभी लोकेटेड है बांग्लादेश में, लेकिन ओल्ड टाइमिंग में वो इंडिया में था। was the foremost टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th सेंचुरी। जहाँ पर 18th सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। इम्पॉर्टेंट वीविंग सेंटर्स वेर लोकेटेड इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। इम्पॉर्टेंट मतलब बिजनेस का सेंटर कौन कौन सा था? गुजरात था, जो वेस्टर्न कोस्ट में अभी लोकेटेड है। इन द साउथ टेक्सटाइल सेंटर वेर सिचुएटेड इन द कोरोमंडल कोस्ट। साउथर्न पार्ट में, साउथ इंडिया का पार्ट में, कोरोमंडल कोस्ट में टेक्सटाइल सेंटर का डेवलपमेंट देखा गया है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम मद्रास टू नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। मद्रास से लेकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये जगह लोकेटेड है। द फ्लोरिशिंग ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल एंड द क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन वेविंग कैन बी नोटिस्ड टू मैनी वर्ड्स हैव द कम टू डाउन एज द इंग्लिश लैंग्वेज। इंडिया का जितना सारा जगह था वहाँ पर क्राफ्ट्स का बिजनेस करने के लिए सबको इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब नोन करना पड़ता था। ये सब जगह बताया गया है। देन द फ्लोरिशिंग ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल एंड द क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन वेविंग कैन बी नोटिस्ड इन मेनी वर्ड्स ऑफ द सम डाउन आज द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। उसके बाद देखो ढाका एंड लखनऊ वेर द मेन सेंटर्स ऑफ जामदानी वीविंग। अलग अलग जगह का जगह बताया गया है, जहाँ पर ढाका और लखनऊ जो था वो जामदानी वीविंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था, जामदानी वीविंग।
उसके बाद देखो इसमें वीविंग किया जाता था, उस सारे मशीनरी का जगह बताया गया है यहाँ पर, ठीक। कौन कौन सा मशीनरीज है जिसका थ्रू वीविंग किया जाता था, देखो यहाँ पर देखा गया है डायग्राम में, जिसमें स्पिनिंग जेनी है, वाटर फ्रेम है, पावर लूम्स है, इसका आविष्कार हुआ था, ठीक। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम एंड पावर लूम्स, इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, इसका इसी से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखो कॉटन गुड्स एंड 17% ऑफ आयरन एंड स्टील गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटेन। कॉटन का जितना सारा गुड्स है वहाँ से लेके 17% आयरन का, स्टील का गुड्स कौन प्रोड्यूस करता था, ब्रिटेन पर प्रोड्यूस, इसका प्रोड्यूस करता था ब्रिटेन। इन 1721 द चालिको एक्ट 1721 में, टाइमिंग पीरियड को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। 1721 में चालिको एक्ट्स का इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर, इंग्लैंड में। बिगिनिंग द यूज़ ऑफ द प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, जिसको प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल भी बोला जाता है। चालिको एक्ट्स का थ्रू प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें मतलब बहुत सारा कलरफुल प्रिंट, मतलब कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किया जाता था। कलरफुल, अभी जो तुम लोग शर्ट पहनते हो, ये सब पहनते हो, कलर का, मनी कलर का, उसका स्टार्ट हुआ है, जिसको इंग्लैंड में हुआ था। in 1721 the Calico Act was passed in England, banning the use of printed cotton, जहाँ पर प्रिंटेड कॉटन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, which came from the चालीकूट, जो चालीकूट से अराइव किया है। At this time the textile industry had just started to develop in Britain। इस टाइमिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जस्ट डेवलप होने स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में। The main aim of these acts to help the secure a market within the country। इसका मेन टारगेट क्या था, कंट्रीज में सिक्योरली बिजनेस का डेवलपमेंट करना। इंडियन डिजाइन वेर लिमिटेड एंड द प्रिंटेड ऑन व्हाइल मुस्लिम्स और द पेन ऑन ए बेल क्लॉथ। इंडियन जो मार्केट, इंडियन जितना सारा डिज़ाइंस है, कॉटन का प्रोडक्ट्स है, उसका सेलिंग किया जाता था, कहाँ पर, ब्रिटेन का मार्केट में, राइट। Then the competition with the Indian textile also led to technological investment। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जितना सारा जो कॉम्पिटिशन है, उसका एक इम्पॉर्टेंसिटी देखा गया है ऑल एवर वर्ल्ड में, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट भी किया गया है प्रोडक्शन का पर्पस। इसका पर्पस टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट किया गया है प्रोडक्शन का पर्पस, जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है उसका और भी क्वालिटी को डेवलप करने का लिए, क्वालिटी को इंक्रीज करने का लिए इसका परसेप्शन रेट किया गया है। ठीक है, थैंक यू। मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा।